क्या आप कुछ ऐसी चीजें देखना चाहते हैं जो कि अजीब भी हों और सच भी? तो इसे देखिए। कई सालों पहले इंटरनेट पर इस तरह के पेड़ देखने को मिले और इन्होंने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। लोगों ने इसे घृणा और आश्चर्य दोनों ही नजरों से देखा। ये पेड़ सच में बहुत ज्यादा डरावने हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनकी जान निकाल ली हो। मेरे मशवरे पर गौर फरमाइए, और अगर मैं आपको कहता हूँ कि इस पेड़ के पास कभी मत जाइएगा तो मेरी बात मानिए, वरना पछताना पड़ेगा। तो ये पेड़ कौन से हैं? और तो और ये पेड़ कब, कहां और कैसे आए? ये सब कुछ हुआ कैसे? तो ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इन मिस्टीरियस भूतियों पेड़ों के पीछे का रहस्य मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज पहले, ये पेड़ कब और कहां देखे गए थे? ये वायरल फोटोज पाकिस्तान से आए थे, वो भी साल 2010 में। इसके पीछे ही कहानी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप इन पेड़ों के इर्द गिर्द मौजूद पानी को देख रहे हैं? इसके पीछे बस एक ही कारण है, वो है मानसून में आई बारिश के कारण आई बाढ़। ये बाढ़ इतनी विनाशकारी थी कि यूएन ने इस आपदा को इतिहास की सबसे खराब आपदा कहा है। पाकिस्तान की सिंधु नदी में जुलाई के अंत में और अगस्त 2010 में बाद में बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण 20 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे और तकरीबन 2000 लोगों की मौत हुई थी। और इसके साथ ही 5 मिलियन एकड़ जमीन पर बसे अनाज तहस नहस हो गए थे। लाखों लोग कुपोषित हो गए थे। और तो और बाढ़ के इस खराब पानी ने लोगों को खराब पानी से हो रही बीमारियों से पीड़ित करना शुरू कर दिया। तकरीबन 1.6 मिलियन घर बर्बाद हो गए थे और 14 मिलियन पाकिस्तानी बेघर हो गए थे। यहाँ तक कि रास्ते और पुल सभी डैमेज हो गए थे। और यही कारण था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा लोगों को रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल था। यहाँ तक कि बढ़ते हुए पानी के लेवल के कारण जीवित बचे लोगों तक भी सहायता पहुँचाना मुश्किल हो गया था। इस आपदा के कारण हुआ आर्थिक नुकसान तकरीबन 43 बिलियन था। आगे जाकर अक्टूबर 2010 में इंडस नदी का पानी दोबारा से नॉर्मल लेवल पर आ गया, लेकिन निचले इलाकों में जल जमाव 2011 तक जमा रहा। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। जैसे ही पाकिस्तान सिंध में बारिश रुकी, वैसे ही गांव वालों को ये भूतिया पेड़ देखने को मिले। शुरुआत में 1 या 2 पेड़ होंगे, लेकिन बाद में इन्हें एक के बाद एक ऐसे कई पेड़ मिलना शुरू हो गए। ये किसी भूतिया पेड़ की बात नहीं थी। ये तो क्लियर हो गया था कि बाढ़ का इन पेड़ों के साथ कुछ ना कुछ संबंध तो है। एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ था, ये कुछ ही देर में समझाया जाएगा। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर ये आपको पता चल जाए तो आप तुरंत ही वहां से भाग जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो इन पेड़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में नहीं रहता। तो आप गलत हैं। ये बात सच है कि इन पेड़ों ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इस तरह के पेड़ दुनिया भर के दूसरे भागों में भी देखे गए। ये कोई अनोखी घटना नहीं है। अगर ऐसे कुछ कंडीशन दिए गए तो ऐसे पेड़ कहीं भी दिखाई दे जाएंगे। आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो पहले इस जंगल को देख लीजिए। ये जेरूसलेम के सॉरेक क्रीक के पास है। यहाँ के पेड़ भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह सामान्य दिखते हैं। क्या ये मर गए हैं? अगर हाँ, तो इनकी मृत्यु के पीछे कारण क्या था? यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये कि कुछ पेड़ पौधों को किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के टेक्सास में तवाकोनी स्टेट पार्क के वुडलैंड्स में कुछ इस तरह की घटनाएं दिखाई दी, लेकिन यहाँ इसके पीछे का कारण आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक था। ये पेड़ कई एकड़ जमीन पर फैले थे और 2007 में लेबर डे पर तकरीबन 3300 लोगों ने इस पार्क को विजिट किया। ये पूरा पार्क तकरीबन 376 एकड़ बड़ा है, इसलिए किसी को भी उत्सुकता हो जाती है ये देखने की कि दूर दूर तक फैले ये भूतिया पेड़ लगते कैसे हैं। ऐसा और भी कई जगहों पर देखा गया है। साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया के वागा वागा शहर में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण बाढ़ आ गई थी और यहाँ भी पाकिस्तान की तरह भूतिया पेड़ नजर आने लगे। हरियाली से भरा मैदान अब सफेद दिखने लगा था। बिल्कुल ऐसा ही साल 2016 में वेस्टबरी के शहर तस्मानिया में देखने को मिला, जिसने भीषण बाढ़ का सामना किया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, लेकिन आपको इनसे दूर क्यों भाग जाना चाहिए? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। क्या अब आपको प्रॉब्लम नजर आई? यहाँ के बारे में क्या ख्याल है? और थोड़ा जूम करके देखिए और अब वापस जूम आउट। जी हाँ, इन सभी पेड़ों पर हजारों मकड़ियों ने अतिक्रमण कर लिया है। पाकिस्तान के बाढ़ के केस में लाखों अरबों मकड़ियां पता नहीं कहां से नजर आने लगी और उन्हें जो भी पेड़ मिलता उस पर वे कब्जा कर लेती। जिन किन्हीं को भी मकड़ियों से डर लगता होगा, उन्हें तो यही लगता होगा ना कि उनके बुरे दिन आ गए। तो इन जालों से घिरे हुए पेड़ों के गुनहगार और कोई नहीं बल्कि मकड़ियां हैं। लेकिन रहस्य तो अभी भी वहीं का वहीं है। पाकिस्तान में ये मकड़ियों के जालों से भरे पेड़ कब और कैसे आए? मुख्यतः तो स्पाइडर्स जमीन पर चलते और रेंगते हैं या फिर जमीन की नीचे, लेकिन बाढ़ में डूबने के डर से लाखों मकड़ियां ऊंची जगहों पर पहुंच गईं। और क्योंकि बाढ़ का पानी निचले हिस्सों में बहुत समय के लिए बना रहा, इसलिए मकड़ियों के पास ऊंची जगह जैसी इन पेड़ों पर रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, जब तक कोई इनको रेस्क्यू नहीं कर लेता। फिर भी सवाल तो उठता है कि वे बाढ़ में क्यों नहीं डूबे और कैसे जिंदा बच गए? क्या उन्हें इस गंदे पानी और पानी की तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश ने डुबा नहीं दिया? लेकिन उनकी खुशनसीबी के पीछे की वजह उनका इवोल्यूशन है, जिसने उनकी मदद इस प्राकृतिक आपदा से निपटने में की। पहली बात यह है कि मकड़ियां तैर सकती हैं।
नहीं नहीं, इन मकड़ियों ने अपने जालों से किसी तरह की नाव नहीं बनाई थी। उन्होंने तो अपने पैरों और पेट का इस्तेमाल किया ताकि वे पानी में ट्रेवल कर सकें। ये खोज रिसर्चर्स की एक टीम ने की थी। खोज के बारे में बीएमसी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ओपन जर्नल ने जिक्र किया था। तकरीबन 100 तरह की मकड़ियों में से 20 स्पीशीज थीं जो हवा के साथ प्रतिक्रिया करती जब वे पानी में थे। शोधकर्ताओं को इनमें पानी से संबंधित इनके 5 व्यवहार मिले, जिनमें से 4 ने इनकी बाढ़ की परिस्थिति में जीवन को सुरक्षित रखने में मदद की। इस बात पर गौर फरमाना चाहिए कि मकड़ियां डूब नहीं सकती क्योंकि उनके पैर पनरोपक का काम करते हैं और वे पानी पर आराम से चल सकते हैं। उनके पास 3 और तरीके थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। पहला ये कि वे अपने पैरों को ऊंचा करते ताकि वे बिना किसी परेशानी के स्लाइड कर सकें। दूसरा ये तैरने के लिए अपने पैरों की जगह एब्डोमेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा है उनका स्वभाव जो एंकरिंग करना, जिसमें वे पानी की सतह पर सिल्क रिलीज करते हैं जिससे उनके तैरने की गति बढ़ जाती है। इनफैक्ट पाकिस्तान में इन मकड़ियों ने शायद इस तीसरे तरीके का ही इस्तेमाल किया है पेड़ों पर चढ़ने के लिए। जैसे ही वे अपने पैरों और एब्डोमेन के सहारे तैरते गए होंगे, वैसे ही किसी भी पेड़ पर दिखते ही उन्होंने इस तीसरी तकनीक का इस्तेमाल किया होगा पेड़ पर चढ़ने के लिए। तैरने के अलावा मकड़ियों के पास एक और तरीका है जीवन व्यतीत करने के लिए। उनके पास पंख तो नहीं होते कि वे बाढ़ के पानी के ऊपर तैर सकें, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये खोज निकाला है कि वे बैलूनिंग तकनीक की मदद से कुछ 100 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हालांकि ज्यादातर मकड़ियां इस तकनीक की मदद से कुछ मीटर तक उड़ सकती हैं, लेकिन ऐसी मकड़ियां भी देखी गई हैं जो इस तकनीक की मदद से 4 किलोमीटर तक भी उड़ सकती हैं। जेट स्ट्रीम्स के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हो सकता है कि वे इसकी मदद से शायद 100 किलोमीटर तक भी ट्रैवल कर सकें। मुझे तो लगता है कि अगर आपको ऐसे स्पाइडर वेब से घिरे ऐसे पेड़ नजर आते हैं तो आप वहां से यकीनन भाग जाइएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वे पेड़ की किसी ऊंची जगह पर पहुंचकर अपनी बैग को ऊंचा करके उड़ने के सही समय का इंतजार करते हो। फिर वो सिल्क थ्रेड से बने त्रिकोणीय जाल का इस्तेमाल कर हवा का रुख लेते हैं, जिसकी मदद से वे उड़ भी सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इनमें से बहुत सारी मकड़ियां अपनी यात्रा के दौरान ही जान खो देती हों, क्योंकि शिकारी उनका शिकार करते हैं और बहुत बार वे खराब मौसम का सामना नहीं कर पाते और इनमें से कुछ ही अपने नए घर तक पहुंच पाते हैं। मास बैलूनिंग इवेंट्स तब ही नजर आते हैं जब स्पाइडर अपना विस्तार करना चाहते हैं या फिर ऐसी जगह से दूर होना चाहते हैं जहाँ उनकी जान को खतरा हो, जैसे कि बाढ़ से भरे मैदान। इनफैक्ट जिन रिसर्चर्स ने इन मकड़ियों के सेलिंग बिहेवियर का अध्ययन किया है, उनका मानना था कि जो स्पाइडर्स तैर सकते हैं वे बैलूनिंग के लिए भी तैयार होते हैं और ये दोनों ही स्वभाव एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वैज्ञानिकों को अब तक इस बात का पता नहीं था कि मकड़ियां हवा के अभाव में भी बैलून तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक छोटी सी मकड़ी जो कुछ मिलीमीटर की होगी, वो अपने कम वजन के कारण ही बैलूनिंग का इस्तेमाल आराम से कर सकती है और वे तो अपने आकार के कारण इंसानों को दिखती भी नहीं है। रिसर्चर्स ने हाल ही में एक नई थ्योरी बिल्ड की है कि कैसे बड़ी मकड़ियां जो 1 सेंटीमीटर जितनी बड़ी होती हैं, वे भी आराम से हवा में उड़ सकती हैं, भले ही हवा हो या फिर ना हो। इसका जवाब एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पर निर्भर करता है। हनी बीज और बम्बल बीज जैसे कीड़े भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है कि स्पाइडर्स भी इस बात से अवगत हो। हमारे बाल एक गुब्बारा घिसने के बाद जिस तरह से खड़े हो जाते हैं, उसी तरह से स्पाइडर्स के जाले भी वातावरण में मौजूद इलेक्ट्रोस्टिक फोर्सेस की मदद से उठाए जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स वैसे तो दुनिया भर में सभी जगहों पर हर वक्त पाए जाते हैं, लेकिन आंधी तूफान के दौरान ये चरम सीमा पर होते हैं। ब्रिटेन में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहली बार नियंत्रण वातावरण में इसका परीक्षण किया और उन्होंने देखा कि मकड़ियां अपने पैरों पर मौजूद छोटे बालों की मदद से भी हवा में मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को फील कर सकती हैं। एक बार उनकी उड़ान के निश्चित हो जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रहते ही वो उड़ सकते थे और ऑफ होने के साथ ही गिर जाते हैं। इस बात से प्रूव होता है कि मकड़ियां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से उड़ सकते हैं, लेकिन असलियत में वे हवा और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही इस्तेमाल करके बैलूनिंग का इस्तेमाल अपने वातावरण में करते हैं। तैरने और उड़ने दोनों ही कला के कारण पाकिस्तान में मकड़ियों ने आराम से बाढ़ के पानी से बच निकलने का तरीका खोज निकाला और पेड़ों पर शरण ली। और अगर मैं इतिहास के संदर्भ में बात करूं तो ये समझा जा सकता है कि मकड़ियां दुनिया भर के नए आवासों में पनपने वाले पहले जानवरों में से एक क्यों थे। स्पाइडर्स न सिर्फ पृथ्वी पर रहने के लिए निपुण थे, बल्कि वे हवा और पानी की मौजूदगी में भी ट्रेवल कर सकते थे। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि बायोलॉजिस्ट ने इस बात की खोज की थी जो भी स्पाइडर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके बैलूनिंग का इस्तेमाल करते हैं, वे शीट वेब्स क्रिएट करने में माहिर होते हैं। शीट वेव्स वही बड़े बड़े जाले हैं जो इन मकड़ियों ने पाकिस्तान, जेरूसलम, ऑस्ट्रेलिया और टेक्सास के पेड़ों पर बनाए थे। तो ये मकड़ियां कितनी खतरनाक हैं। इन भूतिया पेड़ों पर मौजूद ज्यादातर मकड़ियां हम इंसानों के लिए हानिकारक हैं, लेकिन कुछ मकड़ियों में जहर होता है, जैसे कि वुल्फ स्पाइडर्स, लेकिन वो जानलेवा नहीं होते। इनके काटने पर बस आपको थोड़ा सा दर्द होगा। फिर भी मुझे संदेह है कि आप उन पेड़ों में से एक पर चढ़ना चाहेंगे। लेकिन सच में बात तो यह है कि इस बात से पेड़ों को चिंता होनी चाहिए, स्पाइडर वेब से भरे ये पेड़ आखिरकार मर क्यों जाते हैं।
क्योंकि इनके पत्तों तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। दूसरा ये कि पाकिस्तान और सिंध में रह रहे लोगों ने पेड़ों की प्राकृतिक छाया खो दी, खास करके तब जब गर्मियों में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन ये उतनी खराब बात नहीं है। आमतौर पर बाढ़ से ग्रस्त इलाकों में पानी अक्सर जमा रहता है, जो मलेरिया जैसी बीमारी कैरी करने वाले मच्छरों को पनपने का न्योता देता है। लेकिन सिंध में रह रहे लोगों ने किसी तरह से कम मच्छरों का सामना किया। इसके पीछे एक एटोमोलॉजिस्ट ने कहा है कि इस स्वभाव में बदलाव का कारण वहाँ के जलवायु भी हो सकते हैं। वहाँ बहुत से लोगों का मानना था कि मकड़ियों के इन जालों ने उनकी मदद की है, तो वही होगा जो हम इन मकड़ियों को करने दें और जो वो करना चाहती हैं। वैसे अगर आपको मच्छरों की तुलना में मकड़ियों से ज्यादा नफरत है तो फिर ये भूतिया पेड़ इतने बुरे नहीं है। तो अब जब दोष देने के लिए कोई असाधारण कारण नहीं बचा है, तो मुझे संदेह है कि आप में से जिन्हें भी एक्नोफोबिया है वे इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होंगे कि मकड़ियां उड़ सकती हैं और पानी में भी तैर सकती हैं। तो अगर आपको भूल से भी मकड़ियों से भरे ये पेड़ मिल जाते हैं तो अपने कदम वहां संभाल कर रखिएगा और उम्मीद करिएगा कि उन्हें अचानक ही उड़कर आपके सिर पर बैठने की इच्छा ना हो। आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आप इन मकड़ियों के जालों से भरे पेड़ों के जंगल में पहुंच जाएं? तो आप जो भी सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।